नमस्कार, मैं सुमंत। आप देख रहे हैं प्रेप आईएएस। आज संडे का दिन है और आज हम लोग डिस्कस करते हैं एसे, इसका फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाए, अपने एसे को बेहतरीन ढंग से कैसे लिखा जाए। तो मैंने आपको कल एक टॉपिक दिया था। ये टॉपिक यूपीएससी का है, मतलब ये सवाल यूपीएससी अपने एसे के बारे में पहले पूछ चुका है। सवाल है, चेंजेस दैट विल चेंज इंडिया। इसी में होता क्या है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिस पर आपको 1000 से 1200 शब्दों में अपना एसे लिखना होता है। 125 मार्क्स का ये सवाल होता है। एसे के पेपर में 250 मार्क्स टोटल होते हैं और आपको टोटल 2 निबंध 2 एसे लिखने होते हैं। क्लियर है? सबसे पहले क्या चीज़ें जरूरी होनी चाहिए आपके पास एक निबंध लिखने से पहले? आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट मतलब क्या? आपके पास जो जीएस का मटेरियल है ना, उसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने जो पॉलिटी जीएस 2 में पढ़ी है, गवर्नेंस पढ़ी है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। इकोनॉमी के जो इश्यूज़ हैं वो जो हमने पढ़े हैं उसको हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे सब बताऊंगा मैं भी तुरंत। तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास सीधा सोचने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है ना? आपके पास टू द पॉइंट ये सोचने की क्षमता होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोग ऐसे में ऐसे लिखते टाइम घूमते रहते हैं कि पहले ये लिखेंगे, बाद में ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, एक फ्लो में आंसर लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है। और टू द पॉइंट कब आएगा? जब आप फ्रेमवर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आप वहाँ पर फ्रेमवर्क बना लेंगे कि मुझे इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद मुझे ये लिखना है। क्लियर बात है? और फिर आपके पास इंट्रो और कंक्लूजन लिखने आना चाहिए। इंट्रो और कंक्लूजन लिखने आना चाहिए। ये आपको लिखते लिखते आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। या फिर आप जो दूसरे लोग हैं जैसे कि टॉपर्स हैं, उनका एसे पढ़िए और देखिए कि वो अपना एसे कैसे शुरू करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अपना एसे कोट से शुरू करते हैं, कुछ लोग शुरू करते हैं कहानी से, कुछ लोग शुरू करते हैं डेफिनेशन से, डाटा से। तो सब सही है, सब पे नंबर मिलता है। बस बात यह है कि आप कितना टू द पॉइंट रहते हैं, आप कितना स्ट्रक्चर्ड वे में अपना ऐसे लिखते हैं। ठीक है? मेरे जो पहले के मार्क्स हैं, मेरा एक बार नंबर आया है 130, दूसरा नंबर आया है 133 ऐसे में। तो आप जीएस में इतना नंबर नहीं ला सकते। जीएस 4 में आ जाता है कभी कभी, मगर जनरली इतना नंबर नहीं आता। तो ऐसे में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। इतना क्या, आप इससे ज़्यादा 150 तक टच करा सकते हैं अगर आप बेहतरीन ऐसे लिख करके आते हैं तो। क्लियर है? हम करेंगे क्या, हम लोग इस निबंध का जो फ्रेमवर्क है पहले वो तैयार करेंगे कि मुझे लिखना क्या क्या है, सोचना कैसे है, सबसे मेन बात ये है। और फिर आपके कुछ एसेस को हम लोग देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। क्लियर बात है? तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। पहले मैं इसका जो टॉपिक है ना वो मैं यहाँ पर कॉपी करके एक पेस्ट कर लूँगा अपनी नई स्लाइड में, ताकि जो चीज़ें हैं वो ढंग से हमारे सामने रहे कि हमारा मेन पर्पस क्या है। ठीक है ना? चलो, तो कह रहा है चेंजेस दैट विल चेंज इंडिया। वो क्या बदलाव किए जाएं जो भारत को बदल देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इश्यूज आपको पता होना चाहिए। आपको इश्यूज पता होना चाहिए। इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आप जो बदलाव लाना चाहते हैं, आप जो रिफॉर्म लाना चाहते हैं, वो आप लाएंगे। और इस रिफॉर्म का कंसिक्वेंस क्या आएगा, इसका आउटकम क्या आएगा, वो आपको पता होगा। वो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो ये आपका निबंध का एक फ्रेमवर्क हो गया कि पहले मैं इश्यूज बताऊंगा, उसके बाद में रिफॉर्म लेना क्या है मैं वो बताऊंगा, और उसके बाद में आउटकम बताऊंगा कि अगर मैंने ये रिफॉर्म लिया तो ये आउटकम आएगा। ठीक है? अब आप पूछेंगे कि सर मैं इश्यूज किस तरह से लिखूं। इशू लिखने का एक तरीका होता है, कोई भी इशू ना छूटे, इसीलिए आप पेस्टल अप्रोच अपनाइए। पेस्टल अप्रोच। ठीक है ना? पहला हम लोग लिखेंगे पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इशू क्या क्या हैं वो दे देंगे। ई से होता है इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज। एस से होता है सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज। बस देखते जाओ कैसे कैसे काम होता है। एकदम स्मूथ तरीके से हम लोग निबंध लिखते हैं, और आप जितना सीधा सोचेंगे आपको उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। टी क्या हो गया? टेक्नोलॉजिकल इशू।
टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। ई हो गया इन्वायरमेंटल, और एल से हो गया लीगल इश्यूज। अब देखो, अगर मैं पूछूं कि हमारे देश में कौन कौन से पॉलिटिकल इश्यूज हैं, आप क्या कहेंगे? हमारे देश में कौन कौन से पॉलिटिकल इश्यूज हैं? हमारे देश में पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, पहला इशू तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मनी पावर और जो मसल पावर है ये आ रहा है। विमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी लो है हमारे पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। पॉलिटिकल फंडिंग का भी एक इशू है, क्लियर है। तो आपको पॉलिटिकल इश्यूज में 7-8 पॉइंट मिल जाएंगे जिसको आप लिख सकते हैं, और हर समस्या को दूर करने के लिए आपके पास रिकमेंडेशंस हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को दूर करने के लिए क्या रिफॉर्म लिया जाना चाहिए, ये आपको पता है, ठीक है। मनी पावर को मिनिमाइज करने के लिए स्टेट फंडिंग वगैरह आप लिख सकते हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? महिलाओं की ट्रेनिंग करा सकते हैं, जो लिटरेसी है बढ़ा सकते हैं, ग्राउंड लेवल पर जो अवेयरनेस है वो बढ़ा सकते हैं। अब आ जाओ इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या है। तो आप इकोनॉमिक इशू लिखते टाइम सेक्टर वाइज लिखिए। आप सबसे पहले बताइए कि इकोनॉमिक इशू में एग्रीकल्चर से संबंधित क्या क्या इशू है। इसके बाद आप आइए कि मैन्युफैक्चरिंग संबंधित इशू क्या क्या हैं। फिर आप लिखिए, थर्ड सेक्टर होगा ना, सर्विस से संबंधित इश्यूज क्या क्या हैं। और चौथा जो स्टार्टअप्स हैं उससे संबंधित इश्यूज क्या क्या हैं लिख लेंगे। एग्रीकल्चर में फंडिंग की समस्या है, एग्रीकल्चर में मार्केटिंग और स्टोरेज की समस्या है, समझ गए। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है, रेनफेड फार्मिंग हमारे यहाँ डोमिनेट करती है, एमएसपी प्राइस को डिस्टॉर्ट करता है। आपको एक एक टॉपिक पर बीसियों इशू मिल जाएगा और बीसियों का आपके पास रिकमेंडेशन भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैं यहाँ पर GS2 का नॉलेज यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैं यहाँ पर GS3 इकोनॉमी का जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ कर रहा हूँ। अब आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन हमारे GDP में 16-17% ही है। क्यों सर? क्योंकि हमारे यहाँ लेबर लॉ रिजिड हैं, सरकार की तरफ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है मैन्युफैक्चरिंग में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक ऊपर आया है मगर इतना ही बढ़िया नहीं है। तो देयर इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्किल्ड लेबर का अभाव है। 4 तो मैंने ऐसे ही गिना दिया आपको, 10-12 आप आराम से एक टॉपिक के अंदर लिख सकते हैं। वैसे ही सर्विस सेक्टर में क्या इशू है कि ये स्किल इंटेंसिव है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर की कमी है जो सर्विस सेक्टर में काम करें। स्टार्टअप में क्या समस्या है? फंडिंग की समस्या है, ओवर रेगुलेशन की समस्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की समस्या है कि हमारे यहाँ उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपने पॉलिटिकल लिख दिया, आपने इकोनॉमिक लिख दिया। अब आ जाओ सोशल इशू पर। सोशल इशू में क्या क्या आप लिख सकते हैं? आप पहले बता सकते हैं कि बच्चे से संबंधित क्या क्या इश्यूज हैं। बाल विवाह, बच्चों को एजुकेशन मिल पाए इसका कोशिश किया जाना चाहिए। फिर महिलाओं के लिए आ जाओ। महिलाओं का जो मेन इशू ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी की समस्या। तो क्या आप इन इशू पर लिखने के बाद ये नहीं कह सकते, अगर मैं कहूँ कि हमारे यहाँ डाउरी की समस्या है तो कहिए कि जो सोशल रिफॉर्म है वो ज़रूरी है, एक जो सोशल मूवमेंट है वो लाना चाहिए, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना चाहिए, और प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो हर टॉपिक के लिए आपके पास इश्यूज हैं, आपके पास उसका सोल्यूशन भी है, बस आपको लाइन से स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है, और यही काम आप यहाँ पर कर रहे हैं। पहले आपने सारे पॉलिटिकल इशू लिख दिया और इसका आपने जो चेंजेस क्या आपको चाहिए आपने वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इकोनॉमिक इशू लिख दिया सेक्टर वाइज, और फिर आपने सोशल इशू लिख दिया। अब बताइए टेक्नोलॉजिकल इशू, आप ये बताएंगे कि हमारे यहाँ 1.7% GDP का R&D पर खर्च होता है जो कि बहुत कम है।
दुनिया के जीडीपी में इससे कहीं ज़्यादा खर्चा होता है। दूसरी बात, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव नहीं है, लेबर इंटेंसिव है। टेक्नोलॉजी हमको बाहर से मंगाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर डिपेंड रहना पड़ता है। एफडीआई वगैरह जो लाते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या बदलाव चाहिए? हमें चाहिए कि भारत में जो रिसर्च डेवलपमेंट है ना वो और हो, जो हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, यहाँ पर फंडिंग दिया जाए। जो हुनरमंद लोग हैं उनको रिसर्च करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड किया जाए। महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है साइंस एंड टेक में उसको बढ़ाया जाए। कई सारे स्कीम है उसके लिए, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो देख रहे हैं आप किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखते चले आ रहे हैं। अब आ जाओ इन्वायरमेंटल इशू। हमारा एक इशू है एयर पोल्यूशन का, फिर इशू है वाटर पोल्यूशन का, फिर इशू है सॉइल पोल्यूशन का, नॉइज पोल्यूशन का इशू है। दूसरी बात, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हमारे यहाँ ढंग से नहीं किया जाता है। इसी कारण से प्रोजेक्ट हमारे इन्वायरमेंट को खराब करते हैं, दूषित करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बात, आप लीगल वाले में क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से लीगल रिफॉर्म किया जाना चाहिए, कौन कौन से लॉ में सुधार होना चाहिए। जैसे कि अभी जो लेबर रिफॉर्म है वो किया गया, तो लेबर रिफॉर्म में जो 4 कोड हैं उनको बनाया गया। उसी तरह से आप कई सारे रिफॉर्म बता सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको पावर दिया जाना चाहिए, मनी पावर, मतलब जो मनी पावर है, मसल पावर है, उसको कंट्रोल करने के लिए, इलेक्शन वगैरह कैंसिल करने। कई सारे आपको तरीके हैं। अगर आपने ये 5 भी लिख दिया ना, और 5 के अंतर्गत 10-10 हैं, याद रखना। पॉलिटिकल के भीतर आप 10 इशू लिखेंगे, इकोनॉमिक में आप 10 इशू लिखेंगे, सोशल में आप 10 इशू लिखेंगे। इस तरह से आपके पास 50 इशू हो जाएगा। आपके पास हद से ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा लिखने के लिए। कंटेंट है, अब बात आती है कि आप कितना बेहतर उसको यूज़ कर पाते हैं उस कंटेंट को। समझ गए बात? तो किस तरह से सोचना है आपको मैंने बताया यहाँ पर अभी, कि इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह से आपका जवाब लिखना है। आप लिखेंगे जैसे कि आप लिख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले में, चाहे सर्विस वाले में लिख रहे हैं, आप ये बताएंगे कि सर्विस सेक्टर में अगर हमने लॉजिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्ट किया तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना ये घट जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगा तो हमारा जो इनपुट, जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव बनेगा, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये जो बदलाव है ना, राइज इन एक्सपोर्ट, डिक्लाइन इन करेंट अकाउंट डिफिसिट, इट विल चेंज इंडियाज इकोनॉमिक सिनेरियो। हमेशा बताना है कि ये बदलाव करने के बाद क्या बदलाव हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेन ऐसे में आपको यही पूछ रहा है वो कौन से बदलाव हैं जो भारत को बदल देंगे और कैसे बदल देंगे। हर पैराग्राफ में आपको यही बात बार बार हिट करनी है कि मैं ये बदलाव करूंगा, भारत में ये बदलाव हो जाएगा, बस मैं ये बदलाव स्ट्रक्चर्ड तरीके से करूंगा। क्लियर बात है? ठीक है ना? तो ये आपका स्ट्रक्चर का पूरा फ्रेमवर्क हो गया। इससे कहीं ज़्यादा विस्तार से मैं फ्रेमवर्क बनाता अगर मैं बैठ करके आंसर लिखता। कैसे आप करेंगे क्या, आप A4 शीट का जो पेज होता है ना, फोटोकॉपी वाला पेज, उसको लेना और उसी तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पर पॉइंट लिखने वाला था, जगह का इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप सब में आप 4-4, 5-5 पॉइंट यहाँ पर लिखते चले जाओ कि मैं ये बातें यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एक ऐसे लिखने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है, 90 मिनट का समय मिलता है एक ऐसे के लिए। अगला ऐसे 90 मिनट, टोटल आपका हो गया 3 घंटा। 90 मिनट में आप कम से कम 15 से 20 मिनट जो समय है ना वो इस फ्रेमवर्क को बनाने में देंगे। इतना समय में आप ऐसे को सिलेक्ट करेंगे और उसका जो फ्रेमवर्क है वो बनाएंगे। बाकी जो 70 मिनट बच गया, बाकी जो आपका 70 नहीं 60 मिनट जो बच गया, उसमें आप अपना ऐसे लिखेंगे और अंतिम में आपका जो 10 मिनट बच गया ना, इसमें आप अपने आंसर को रिव्यू करेंगे। अपना ऐसे एक बार पढ़ लेना, तुमको बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेगा उसको, और यही सबसे मेन चीज होती है। ऐसे लिखने के बाद अपने निबंध को दोबारा पढ़ो खुद से, और जहां जहां पर तुमको इशू दिख रहा है उस इशू को ठीक करो। ठीक है ना? कहीं एस की जगह पर ईएस हो गया होगा, चाहे ईएस की जगह पर आपका एस ही लिखा होगा, कहीं पर आपने द छोड़ दिया, कहीं पर आपने बी छोड़ दिया, होता है। तुम खुद से ऐसे लिखो और अपने आंसर को दोबारा पढ़ो, तुमको गलतियां दिखेंगी। क्लियर बात है? तो शुरू के 15 से 20 मिनट में आप निबंध को सिलेक्ट करेंगे और उसका फ्रेमवर्क बनाएंगे। अगले 1 घंटे में अपना जो ऐसे है वो लिखेंगे और अगले 10 मिनट में आप अपने ऐसे को रिव्यू करेंगे। आपको मैंने टाइम दिया ना 60 मिनट का, 1 घंटा बहुत समय है ऐसे लिखने के लिए।
निबंध में मेन काम सोचना होता है, और ये सोचने वाला काम आप पहले ही कर चुके हैं ये बनाते टाइम। तो चूंकि आपका सोचने वाला काम पहले हो चुका है 20 मिनट में, तो बाकी जो 1 घंटा है ना, आपका केवल कलम चलेगा। आप केवल लिखेंगे कि मुझे ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसे लिखना है इस तरह से। समझ गए? तो इस तरह से निबंध लिखा जाता है। ये निबंध लिख लेंगे। इसके बाद मैं आपको हर संडे को एक निबंध दिया करूँगा। फ्रेमवर्क कैसे बनाना है, क्या लिखना है, उसमें सारी बातें मैं बताऊँगा। वैसे आपको मैं एक मॉडल आंसर दे रहा हूँ लिखने इसके लिए, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो। मगर इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, जो मैंने बताया ना वो ज़्यादा बढ़िया फ्रेमवर्क है इसका, इसे ऐसे का। ठीक है? वैसे अगर मन है तो आपको PDF दे दूंगा ये वाला, इसको पढ़ लेना। ठीक है? पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या होने चाहिए, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या होने चाहिए, जैसे कि आपका जो लेटरल एंट्री है ये लाया जा सकता है हमारे ब्यूरोक्रेसी में, ताकि जो फ्रेश माइंड हैं प्राइवेट सेक्टर के वो हमारे प्रशासन में आ सकें। दूसरी बात, जो प्रोसीजर है उसको डिजिटाइज किया जाए, ऑनलाइन चीज़ें हों, 1 स्टेप ग्रीवेंस रेजोल्यूशन। दूसरा है गवर्नेंस में जो नागरिक है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। लीगल रिफॉर्म में आर्टिकल 311 को रिफॉर्म किया जाए, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है सिविल सर्वेंट को। ठीक है ना? फिर जो आपका ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है उसको ठीक किया जाए। इकोनॉमी में, बिजनेस में क्या क्या बदलाव किए जाए, कहाँ कहाँ रिफॉर्म किया जाना चाहिए, सोसाइटी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए, ये सब बातें जब बताएंगे आप तो आपका ए से पूरा आएगा। क्लियर है? तो ये बातें हुई। अब हम करते क्या हैं, आपका कुछ निबंध देखते हैं कि आपने किस तरह का निबंध लिखा है। चलो पहले देखते हैं हम लोग आशीष का निबंध कैसे लिखा है इसने। ठीक है? एट द मिडनाइट ऑफ 15th, तुम वही तो नहीं छाप दिया तुमने। इंडिया गॉट फ्रीडम बट इट डिड नॉट चेंज्ड इंडिया फ्रॉम इट्स ग्रास रूट लेवल एक्सेप्ट इंडियन रिप्लेस ब्रिटिशर्स। आवर कंट्री इज ट्राइंग। बहुत नेगेटिव तुम्हारा इंट्रो हो गया बाबू, कि मतलब कि ओनली एक्सेप्ट इंडियंस रिप्लेस्ड ब्रिटिशर्स, मतलब कि ब्रिटिशर्स की तरह ही हम लोग काम कर रहे हैं क्या, कोई बदलाव नहीं हुआ क्या? इतना नेगेटिव इंट्रो नहीं लिखना है। हाँ, पहली बात, ऐसे लिखते टाइम अपना सेंटेंस एकदम छोटा छोटा लिखो। जो कनेक्टिंग वर्ड होते हैं ना, एंड, देन, इन सब का इस्तेमाल कम किया करो। सेंटेंस जितना छोटा होगा उतनी कम गलतियां होंगी तुम्हारे सेंटेंस में, उतना कम ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा। आवर कंट्री इज ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ सम ऑफ द प्रॉब्लम्स बट इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट रीड फ्रॉम द ऑल प्रॉब्लम। आंसर राइटिंग का अभाव दिखाता है। कान छूने के लिए घुमा के पकड़ रहे हो। Some of the problem of the country are seen today is else farmer worker, under zamindar population, poverty, unemployment and so on. Only thing that encouraged after freedom was guaranteeing fundamental right and citizen, social justice, liberty, equality and fraternity. ठीक है? The list compromises of the changes. The list of changes that need to change in the country is quite lengthy, but it can't be changed. A few बहुत इशू है, ठीक करना पड़ेगा। Society and culture, we live in a complex society where we see everything such as casteism, dowry, child marriage and so on. Casteism is the major problem of the country, whereas dominant caste rule over other ऐसे थोड़े लिखना है, राज थोड़े कर रहा है अपर कास्ट लोअर कास्ट पे। ठीक है ना? इस तरह से लिखना है कि we find many atrocities by the upper caste on the lower caste people. जैसे कि कई बार होता है ना कि जाति सूचक शब्द इसका इस्तेमाल करते हैं, अपर कास्ट वाले दलितों पर हिंसा वगैरह हो जाता है। इस तरह से लिखना है ढंग से। तो तुम्हारा बहुत सुधार चाहिए तुम्हारे सेंटेंस फॉर्मेशन में। तुम्हारा जो मेन बदलाव होगा ना वो तुम्हारा होगा सेंटेंस फॉर्मेशन में। जब तुम आंसर लिखते रहोगे तो तुम्हारा वर्ड चुनने का जो वो है ना बदल जाएगा कि तुम किस तरह का तुम शब्द यूज़ करते हो। तुम कंसाइज लिखना शुरू कर दोगे। Politics and governance. Today's world people have knowledge of everything. Corruption is the common. Grammatical mistake है बोला। Corruption is common today. ऐसे लिखो, Political corruption is common today. तुम्हारे सेम सेंटेंस को मैंने सिंपल लिख, जैसे तुमने लिखा Corruption is the common today in the politics. ये तब लिखते हो जब तुम्हारे पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। हम कैसे लिखेंगे? Political corruption is common today. हाँ, कम वर्ड में हो गया। Political corruption is common today, 5 वर्ड। समझ के आ गया? तो कम वर्ड का इस्तेमाल, और प्लस सुनने में भी अच्छा लग रहा है। पॉलिटिकल करप्शन कॉमन है आज, तो घुमा कर नहीं पकड़ना है काम। इट वॉज द टाइम विच व्हेन गांधी जी सेड ऑल रिलीजन, माई रिलीजन इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ इज माई गॉड। ठीक करो,
स्ट्रक्चर तुमने ठीक बनाया है, बदलाव की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। लिखते रहो, और कोई तरीका नहीं है बदलने चेंज करने का। ठीक है, ये आंसर है इंदु का। ठीक है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, वी हैव celebrated 74th year of independence India and with the hope of changes in year 1947 when we celebrated our independence we were very excited for the changes that we got, i.e. the while got replaced by the Britishers. If we see in our history, इतना वेट नहीं करेगा एग्जामिनर, तो उसको तुरंत मिलना चाहिए कि वो क्या देखना चाहता है तुम्हारे आंसर में। Let us look at the different changes that we have undergone till date in various field. देखो तुम्हारा जो आंसर है तुम्हारा जीएस की तरह आंसर हो गया है। यहाँ से तुमने पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट नहीं लिखना है ऐसे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल चेंज, तुम हेडिंग दे सकते हो, तुम हेडिंग दो, मगर ऐसे नहीं कि लगे कि तुम्हारा जीएस का आंसर 1 2 3 4 नंबर नहीं मिलेगा इस पर, बहुत कम नंबर देंगे वो लोग। तो गलती मत करना, जैसे कि तुमने पॉइंट फॉर्मेट में लिख दिया है पूरा, हेडिंग देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि तुमने लिखा है 4 सोशल चेंजेस, तो 4 के बजाय तुम बस बक्सा बना के लिख दो सोशल चेंजेस, पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, चलो ये बदलाव कर लेना। ये देखते हैं आंसर, changes that will change India. India will be celebrating its 74th year of independence on 74th year. अच्छा ठीक है, India is still a developed country. India developing country. There are, यही समस्या होती है, अपने आंसर को दोबारा पढ़ना। There are many problems rooted in India and whole country is trying to get rid of them. Some problems are new to us, while some of them have been accompanying us from very long time. Few problems like poverty, population, social availability are still prevalent in the country. India is a very rich country with a potential. Rich किस terms में? Economically rich की culturally rich? Potentially become a superpower, and achieving this the country needs changes at the time when तुम खींच रहे हो ज़्यादा। एक पैराग्राफ इंट्रो दो, उसके बाद सीधे तुम पॉइंट पे जाओ कि हमको क्या क्या बदलाव लाने हैं, क्या क्या हमको चीज़ें ले जानी हैं। अपना मैं एक ऐसे लिख के दिखाऊंगा आपको कैसे लिखा जाता है एक बार, ठीक है ना। अपना मैं ऐसे दिखाऊंगा तुमको, ठीक है। पढ़ना इसको दोबारा तुम एक बार, तुमको गलती दिख जाएगा। बाकी तो कल का जीएस का आंसर है वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना जो निबंध है इसको आपको पूरा करना है, ठीक है बात। तो उम्मीद है कि आप इस एसे को लिखना सीखे होंगे। अब एक बार करना क्या, मॉडल आंसर वगैरह बिना पलटे बिना देखे उसको इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया है लिखने के लिए, वो आंसर लिखो। इस तरह से आंसर लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो तरीका मैंने बताया है इस तरह से आंसर लिखो। तुमने ऐसे लिख दिया है, दोबारा लिखो एक बार। बड़ा मुश्किल काम है दोबारा लिखना है चीज़ों को, मगर अगर कर लिया तुमने बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये हुई बातें हमारी आज की। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। कल मंडे है और कल आपको, अच्छा 7 दिन अब हम लोग नए नए टॉपिक पर सवाल देंगे आपको। किसी दिन पॉलिटी पर सवाल होगा, किसी दिन सोसाइटी पर सवाल होगा, किसी दिन आपका इथिक्स पे। हम लोग GS 4 भी शुरू करेंगे आंसर राइटिंग के लिए। वहाँ पर आपको जो केस स्टडी है ना वो सब देंगे लिखने के लिए, ठीक है। चलो ये बातें हो गई। वीडियो अच्छा लगा लाइक, खराब लगा डिसलाइक। हम मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।